बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद असीर अवान। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें समझा सकें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ज़मीन के खातों को लेके, जो सिविल केसेस में हमें ये काफ़ी मदद दे सकती हैं। और ये अल्फाज काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ होते हैं जिसकी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इनके बारे में। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो मुश्किल अल्फाज जो कि ज़मीन के खातों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे खेवट हो गया, ख़तूनी नंबर कौन सा होता है, खसरा नंबर कौन सा होता है, और इसके अलावा जो दीगर इस्लाहात है वो भी मैं आपकी करूँगा कि आज इसमें मैं बताऊँगा डिटेल से सबके बारे में कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोज़ा। अब मोज़ा क्या होता है? ये एक बड़ा यूनिट होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा गांव होता है जिसको हम मोज़ा कहते हैं। और एक से ज़्यादा छोटे गाँव को मिलाकर भी बनाया जाता है। मतलब अगर एक गाँव, कुछ गाँव छोटे हैं तो वो फिर ज़्यादा से गांव मिला के एक मोज़ा बना दिया जाता है और इसको एक नंबर दे दिया जाता है। और इस मोज़े का या इस गांव का, इस एरिए के नाम पर दर्ज होता है वो भी जो भी नंबर होता है, इसको हम मोज़ा बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा यूनिट होता है। एक गांव होता है जिसमें बहुत बड़े काफ़ी एकड़ उसमें शामिल होते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि खेवट नंबर। अब खेवट नंबर क्या होता है? जब मोज़ा बन जाता है, यानी कि कोई गांव बन जाता है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को या ख़ानदानों को बहुत सारी ज़मीनें अलॉट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मलिक हैं या कुछ ख़ान हैं या चौधरी हैं, तो वो फिर सबको उनके हिसाब से, उनके ख़ानदान के हिसाब से कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, खेवट नंबर खिलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को, ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है। इसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दे दिए जाते हैं। मोज़े में बहुत से होते हैं तो उसमें उसकी तकसीम को आसान करने के लिए खेवट नंबर दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जी 100 एकड़ में एक ख़ानदान के पास है, इससे एक नंबर दे दिया गया है कि फ़लाँ मोज़ा का ये खेवट नंबर ही है जो फ़लाँ ख़ानदान के पास है। चौधरी हैं, ख़ान है, पठान है, जो भी हैं, उनके पास वो जो एक खेवट नंबर दे दिया जाता है कि वो खेवट नंबर या वो फलानी ज़मीन जो है वो उसके पास होगी। तो ये एक खेवट नंबर होता है। सेकेंडली आती है उसके बाद हम देखते हैं ख़तूनी नंबर। ख़तूनी अब देखते हैं, जैसे मोज़ा बन गया, उसके बाद खेवट भी है वो भी बन गया, उसका भी नंबर निकाल लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो कि खेवट में बहुत सारे मालिकान होते हैं। किसी के पास 5 एकड़ होती है, किसी के पास 10 और किसी के पास 2 एकड़। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की इस तरह ही तकसीम हुई होती है। तो इस खेवट में कौन से बंदे के पास कितनी ज़मीन है, इसके लिए हिस्सादार को ख़तूनी नंबर लगाया जाता है। इसको किसके पास, किसी के 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, तो वो हमें बताते हैं कि कौन सा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है, खेवट नंबर है, वो 5 भाइयों के पास है। तो अब उन 5 के जो 100 एकड़ जो अलॉट हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मलक है या ख़ान है, तो उनको जो अलॉट हुआ है वो आगे ख़तूनी नंबर, जो उनकी मालकी होगी, जो मालिक होंगे, उनको एक ख़तूनी नंबर दे दिया जाता है। इसके बाद आते हैं जी खसरा नंबर। अब खसरा नंबर क्या होते हैं जी? जब एक ख़तूनी नंबर जब एक ख़तूनी में जो 5 एकड़ थे, तो जो हमने मिसाल में ले रहे हैं कि 5 एकड़ है या 10 एकड़, जितना भी आप कह सकते हो उसमें एकड़ इस तरह बना सकते हैं। एक एकड़ को एक ख़ास नंबर दे दिया जाता है, जो नंबर भी दिया जाता है जो वो खसरा नंबर खिलाता है। ये नंबर कभी तब्दील नहीं होता। ये खसरा नंबर जो होता है ये परमानेंट नंबर होता है। इससे पहले हमने जो बड़े खेवट नंबर और ख़तूनी नंबर, वो टेम्परेरी होते हैं, वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप मालिक के चेंज होने के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। लेकिन खसरा नंबर जो है वो टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट रहता है। और इसमें खेत के चारों तरफ से पैमाइश भी लिखी जाती है कि इस खसरा नंबर का जो खेत है इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। ये होता है खसरा नंबर, जो कि खसरा नंबर जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। मालिक के चेंज होने के साथ भी ये चेंज नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं मसावी या शजरा। अब ये मोज़े का नक्शा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लट्ठा भी कहते हैं अक्सर। तो वैसे तो जो शजरा और लट्ठा जो उसको हम देखें तो थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस इस तरह आ जाता है कि शजरा जो होता है वो एक पेपर पे बना हुआ नक्शा होता है, और जो लट्ठा होता है वो कपड़े के ऊपर एक बना हुआ नक्शा होता है जिसमें सारा कुछ डिटेल दर्ज होती है उस इलाके की जो पटवारी के पास होता है। तो ये लट्ठे और मसावी या शजरे में ये फ़र्क है कि कौन सा खेत किसका खेत है और कहाँ पे है, कौन सा रास्ता जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये इस नक्शे पे बनी हुई होती हैं जो पटवारी के पास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी जमाबंदी। इसमें एक मोज़े के, किसी खेवट के, किसी खतूनी के, किसी खसरे में कितने मालिक हैं, सबकी तफसील दर्ज है।
کسی بھی موضے میں اس کے کھیوٹ کے کسی خطونی نمبر یا کسی خسرے میں کتنے مالک ہیں، ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ جمع بندی میں ہوتی ہے. جمع بندی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریکارڈ آف رائٹس جو ہوتے ہیں. ہم انگلش میں اگر دیکھتے ہیں تو ریکارڈ آف رائٹس جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے زمین سے متعلق، اور اس زمین پہ کیا کاشتکاری ہوتی ہے، کون سی کاشت کرتا ہے، یا ٹھیکے پہ ہے یا کیسے ہے، یا کون اس پہ کاشت کرتا ہے. زمین کی فرد بھی اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری کیا جاتا ہے کہ ساری ڈیٹیل اس جمع بندی میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے جی گرداوری. اب گرداوری کیا ہوتا ہے؟ آپ جس رقبے کے مالک ہیں، یہ مزارع ہیں، اس رقبے میں کیا کاشت ہوتا ہے، یہ کیا کاشت کیا ہوتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک ایریا ہے، خاص ایریا جیسے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، وہاں پہ چاول کاشت ہوتا ہے. اسی طرح دوسری طرف جائیں تو وہاں پہ گندم کاشت ہوتی ہے. تو اب وہ لوگ اس چیز سے دیکھتے ہیں کہ اس فصل میں کاشت کیا ہوتی ہے، تاکہ اس کے اس لحاظ سے پھر اس پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں. کاشت کے لحاظ سے اگر وہاں پہ چاول کاشت ہو رہی ہے تو اس کے چاول کے لحاظ سے ٹیکس لگیں گے. تو یہ سارا کچھ ٹیکس کی بیسیکلی ریونیو جنریٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. گرداوری میں یہ آتا ہے کہ کون سی زمین پہ کون سی کاشت کی جاتی ہے یا کیا کاشت ہو رہی ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ پٹواری درج کرتا ہے. اسے گرداوری کہتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ تھے جو ٹرمز تھی جو کافی مشکل ہے اور سمجھنے میں کافی، دیکھنے میں بھی کافی مشکل لگتی تھی، لیکن اتنا مشکل کنسیپٹ نہیں ہے. کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو کافی الفاظ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.